हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉजिक पाठशाला चैनल। आज के टॉपिक में हम देखेंगे पॉलिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इन्हें हम देखेंगे एमसीक्यू के माध्यम से। इस टॉपिक का पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया गया है। सो लेट्स बिगिन द सेशन। Question number 1 is, a national emergency on the grounds of security threat is proclaimed under which among the following articles? तो इसमें क्या पूछा गया है, जो कि नेशनल इमरजेंसी है, ये कौन से आर्टिकल के अंडर आती है। तो देखिए, एमरजेंसी प्रोविजंस के अंदर तीन तरह की एमरजेंसीज आपको देखने को मिलेगी। एक है आपकी नेशनल इमरजेंसी, दूसरी है आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी और तीसरी है आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी। जो तो आपकी नेशनल इमरजेंसी है, ये कब लगाई जाती है? तो ये देखने को मिलती है ड्यू टू वॉर, जब वॉर हो या एक्सटर्नल एग्रेशन हो या फिर आर्म्ड रेबेलियन के कारण ये इमरजेंसी देखने को मिलती है। और ये आती है आपके आर्टिकल नंबर 352 में। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी। बात करें कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, जिसे कि हम प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं, वो आता है आपका आर्टिकल 356 में। नेक्स्ट बात करें फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये कब लगाई जाती है? जब फाइनेंशियली स्टेबिलिटी को थ्रेट रहता है, और वो आती है आपके आर्टिकल 360 में। ठीक है, तो देखिए आर्टिकल 352 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1949 डील्स विद द नेशनल इमरजेंसी दैट कैन बी प्रोक्लेम्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ सिक्योरिटी थ्रेट ऑन सिचुएशन क्राइसिस इन इंडिया। जो आपकी नेशनल इमरजेंसी है, ये 3 बार लगाई गई है। अभी तक 1962 में लगाई थी सबसे पहले, तब था आपका इंडो चाइना वॉर। तो वॉर के टाइम पे ये लगती है आपकी नेशनल इमरजेंसी। देन आया था आपका इंडो पाक वॉर, जो कि 1971 में हुई थी। उसके बाद ये लगी थी आपकी 1975 में। ठीक है, तो ये 3 बार ये नेशनल इमरजेंसी देखने को मिली है अभी तक। क्वेश्चन नंबर 2 इज, फॉर विच अमंग द फॉलोइंग पीरियड्स एन अटॉर्नी जनरल इज अपॉइंटेड इन इंडिया। तो अटॉर्नी जनरल को कितने समय के लिए अपॉइंट किया जाता है? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी, एनी पीरियड विच द प्रेसिडेंट फील्स सूटेबल। तो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट के अकॉर्डिंग ये इनका टेन्योर रहता है, प्रेसिडेंट जब चाहे इन्हें हटा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कौन से आर्टिकल में आपका अटॉर्नी जनरल आता है। तो ये आता है आर्टिकल 76 के अंदर। इन्हें अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। और हाँ, ये ज़रूर याद रखें कि जो अटॉर्नी जनरल है, इनके पास राइट रहता है to speak and to take part in the proceedings of both the houses of parliament। तो देखिए, ये पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में जाके बैठ सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं। इवन ज्वाइंट सीटिंग के अंदर भी ये अपनी बात कह सकते हैं, लेकिन इनके पास राइट टू वोट नहीं होता। और ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा गया है। एंड सेकेंड क्वेश्चन यहाँ से क्या बनता है, ही डज नॉट फॉल इन द कैटेगरी ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट। तो ये गवर्नमेंट सर्वेंट की कैटेगरी के अंदर नहीं आते। ठीक है, और जो आपका अटॉर्नी जनरल है, वो सेंटर के लिए रहता है। स्टेट के लिए कौन रहता है? एडवोकेट जनरल। ठीक है, और वो कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 165 के अंदर। तो ये दोनों आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये रहता है आपका आर्टिकल नंबर 76 के अंदर, और एडवोकेट जनरल रहता है आर्टिकल 165 के अंदर। तो आप इसमें अगर 89 ऐड करते हैं तो ये आपका 165 बन जाता है। तो मैं आपको 89 ऐड करने क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि सेंटर में जो भी आपके, जैसे 76 में अटॉर्नी जनरल रहता है, 74 में रहते हैं आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो आप सेंटर के आर्टिकल याद रखेंगे तो स्टेट के ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। देखिए, जैसे सेंटर में 76 में अटॉर्नी जनरल है, 89 याद किया तो एडवोकेट जनरल आ गया। उसी तरह 74 में आता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उसमें जब 89 ऐड करोगे तो 163 में आ जाएगा आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो कि आपके स्टेट में रहते हैं। ठीक है, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सिक्किम बिकेम अ न्यू स्टेट इन द इंडियन यूनियन। किस अमेंडमेंट के बाद जो सिक्किम है वो इंडिया का नया स्टेट बन गया था? तो कौन सी अमेंडमेंट थी वो? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, दैट इज़ 36th अमेंडमेंट 1975। सिक्किम स्टेट बना था इंडिया का कौन से अमेंडमेंट के थ्रू? 36th अमेंडमेंट 1975। और ये पेपर में बहुत बार पूछा गया है। सिक्किम डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो इसे देखा जाता है 16 मई। एवरी ईयर हम सिक्किम स्टेट डे मनाते हैं। ठीक है, Sindhi language was included in the list of official languages in the 8th schedule of our constitution in which year? तो जो सिंधी लैंग्वेज है,
इसे इंक्लूड किया गया था ऑफिशियल लैंग्वेजेस के अंदर, जो कि आपके कौन से स्केड्यूल में है, 8th स्केड्यूल के अंदर। तो कौन सी ईयर में से ऐड किया गया था? तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे इस टाइम पे कितने ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। तो टोटल हैं 22, ठीक है। और कौन से स्केड्यूल के अंदर हैं? 8th के अंदर हैं। और सिंधी को कब ऐड किया गया था? तो ये किया गया था, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, दैट इज़ 1967। तो ओरिजिनली कितने लैंग्वेजेस थी? 14 लैंग्वेजेस थी ऑफिशियल। उसके बाद जो ये अब 22 लैंग्वेजेस हो गई हैं, इन्हें ऐड किया गया है। सिंधी की गई है 21st अमेंडमेंट में। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को किया गया है 71st अमेंडमेंट में 1992 के अंदर। बोडो, डोगरी, संथली एंड मैथिली को किया गया है 92nd अमेंडमेंट 2004 में। तो इसे हम कैसे याद कर सकते हैं? तो इस निमोनिक से आप इन्हें याद कर सकते हैं, ठीक है। सिंधी का नमक, सिंधी आ गई सबसे पहले आपकी 21st अमेंडमेंट में। के से आ गया कोंकणी, एन से आ गया आपका नेपाली, एम से आ गया मणिपुरी, और यहाँ से आ गया आपका के से आ गया आपका कोंकणी, ठीक है। और इसको कैसे याद रखेंगे? इसको आप याद करेंगे DBMS। तो एक सब्जेक्ट रहता है ना, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो इसको आप ऐसे याद रख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु अमंग द फॉलोइंग हेडेड द एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया, अ कमेटी अंडर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो किसने हेड किया था इसे? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, दैट इज़ वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। अच्छा, वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार का टाइटल कौन से सत्याग्रह में मिला था? तो ये मिला था 1928 बरदौली सत्याग्रह के अंदर इन्हें ये टाइटल दिया गया था। और ये भी पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का बर्थ एनिवर्सरी रहती है 31 अक्टूबर को, ठीक है। और इन्हें बिस्मार्क ऑफ इंडिया भी कहते हैं। अ बिल बिकम्स एन एक्ट व्हेन। तो कब बनता है बिल एक एक्ट? तो क्या रहेगा इसका आंसर? When it is passed by the original house after making suggested amendments by the other house, और उसके बाद प्रेसिडेंट उसे जब अपना एसेंट दे देते हैं तो वो बन जाता है बिल, क्या बन जाता है? एक्ट बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what was the number of state in India after the State Reorganization Act 1956, which reorganized the boundaries of different states on linguistic basis? तो कितनी थी आपकी स्टेट्स आफ्टर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो आपका 1956 में आया था, उसके बाद नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी थी इंडिया के अंदर? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, दैट इज़ 14 स्टेट्स, ठीक है। द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कब आया था ये भी पता होना चाहिए। ये हुआ था आपका 1956 में, ठीक है। मेजर रिफॉर्म था, मेजर चेंज था ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ इंडिया स्टेट्स एंड टेरिटरीज, ऑर्गेनाइजिंग दैम अलोंग लिंग्विस्टिक लाइन। तो लिंग्विस्टिक लाइन का मतलब है कि लैंग्वेज के बेसिस के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच अमंग द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट बोरोड फ्रॉम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन? इसमें से कौन सा ऐसा फीचर है जो हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं लिया? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी, दैट इज़ कॉन्करेंट लिस्ट, क्योंकि इसे बोरो किया गया है किसके कॉन्स्टिट्यूशन से? ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से। हु अमंग द फॉलोइंग हेल्ड द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स? तो किसने वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने हैं लगातार 2 बार? तो ये बने हैं आपके डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। पहले ये बने हैं 1952 में और सेकेंड टाइम ये बने हैं 1962 से 1967 तक। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज लोअर हाउस इज कॉल्ड जेलोंग? तो ये कौन सी कंट्री का लोअर हाउस का नाम है? तो ये है भूटान का। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्राइम मिनिस्टर्स 15-point program in India is related to which among the following segment of society? और ये क्वेश्चन रिसेंटली अभी एक एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो ये किसके रिगार्डिंग है जो आपके 15-point प्रोग्राम है? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, दैट इज़ माइनॉरिटीज़, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर 15-point प्रोग्राम इन इंडिया इज़ रिलेटेड टू माइनॉरिटीज़। इनका एम क्या है इस प्रोग्राम का? टू इंश्योर दैट द बेनिफिट्स ऑफ वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स for the underprivileged reach the disadvantaged section of the minority communities। तो जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं वो इनके तक पहुंच सके, वो इनका लाभ उठा सके, इसलिए इनमें ये वाला प्रोग्राम रखा है 15-point प्रोग्राम।
द अबॉलिशन ऑफ IAS एंड IPS हैज़ बीन रिकमेंडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन। तो कौन से कमीशन ने किया था ये? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी, दैट इज राजमन्नार कमीशन। The Rajmanar Commission recommended the abolition of IS and IPS, both all India services, under Article 312 of Indian Constitution, because both the services were seen as interference in day-to-day administration of the states by the center. तो इसलिए इनको abolish करने का इन्होंने recommendation दी थी। ठीक है, कौन सी आर्टिकल के अंदर आती हैं ये सर्विसेज आपकी ऑल इंडिया सर्विसेज? तो ये आती हैं आपके आर्टिकल 312 के अंदर, और ये भी बहुत बार पूछा गया है। Next question is, under which act the Legislative Council was given the power of discussing the budget in the British Indian Parliament? तो ये कौन से आपके एक्ट के अंदर जो डिस्कशन है बजट की वो अलाउ कर दी गई थी? तो ये इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। इस एक्ट के दौरान इंक्रीज हुई थी नंबर ऑफ एडिशनल मेंबर्स इन द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, बट मेंटेन द ऑफिशियल मेजॉरिटी इन दैम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑन विच डेट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अडॉप्टेड द नेशनल एंथम ऑफ द कंट्री? तो कौन सी डेट को इन्होंने अडॉप्ट किया था नेशनल एंथम? तो ये किया था Jan 24, 1950। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अच्छा, अक्सर आपको एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं कि इसका कितना टाइम ड्यूरेशन कितना है? तो ये है 52 सेकेंड्स का, और लिखा किसने है, किसके द्वारा लिखा गया है? रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट और चेंज इन नेम ऑफ स्टेट नीड्स अमेंडमेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स? तो कौन सी शेड्यूल के अंदर जब हमें नई स्टेट बनानी होती है या नाम चेंज करना होता है, तो ये कौन सी आपकी शेड्यूल के अंदर दिया गया है? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, दैट इज फर्स्ट schedule of Constitution of India comprises the state and UT. Whenever a new state is to be formed, the first schedule of the Constitution of India is needed to be amended. तो जब भी नई स्टेट बनानी होती है तो जो फर्स्ट शेड्यूल रहता है आपका कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको अमेंड करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एट विच स्टेज ऑफ डिस्कशन अ बिल इज पब्लिश्ड इन गैजेट ऑफ इंडिया? तो ये रहता है आपका फर्स्ट रीडिंग में। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। फर्स्ट रीडिंग के अंदर क्या देखने को मिलेगा? इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल एंड इट्स पब्लिकेशन इन द गैजेट ऑफ इंडिया। Leave of the House to introduce the bill is not necessary if a bill is published in the Gazette before its introduction. तो बेसिकली फर्स्ट रीडिंग के अंदर जस्ट इंट्रोडक्शन रहती है बिल की और उसकी, एंड इट्स पब्लिकेशन इन द गैजेट। विच शेड्यूल वॉज एडेड बाय द फर्स्ट अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो किसे ऐड किया गया था? तो ये ऐड किया गया था आपका 9th शेड्यूल। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुई थी आपकी 1951 में। आपको पता होना चाहिए ईयर, जो आपका पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 1951 में। इसमें ऐड किया गया था आपका 9th शेड्यूल, क्योंकि पहले आपके 8 ही शेड्यूल हुआ करते थे। ठीक है, और इट वॉज एडेड टू प्रोटेक्ट द लैंड रिफॉर्म्स एंड अदर लॉज इंक्लूडेड इन इट फ्रॉम द जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच अमेंडमेंट प्रोवाइडेड फॉर एन अथॉरिटेटिव टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन हिंदी लैंग्वेज? तो इसका आंसर रहेगा आपका 58th अमेंडमेंट एक्ट 1987। जो आपका 58th अमेंडमेंट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, प्रोवाइडेड फॉर एन अथॉरिटेटिव टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन हिंदी लैंग्वेज। इट गेव द सेम लीगल सेंसिटी टू द हिंदी वर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। How many departmentally related standing committees were created on the recommendation of Rules Committee of Lok Sabha in 1993? तो कितनी बनाई गई थी डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज़ 1993 के अंदर? तो ये बनाई गई थी आपकी 21। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। पहले थी आपकी 17। द रूल कमेटी ऑफ द लोक सभा recommended for the creation of 17 departmentally related standing committee in the parliament in 1993. In 2004, seven more committees were formed, जिससे कि इसका नंबर इंक्रीज हो गया था 17 से 24 हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो 1993 में आपकी 17 थी। ठीक है, तो इसका आंसर आपका ए रहेगा। हु इज़ द गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स एंड गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो कौन है? तो ये किसे कहते हैं गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? ये आपको पेपर में पूछते हैं, या फिर गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स।
तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ असाइंड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इंडियन डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम। ये फेडरल कोर्ट है और हाईएस्ट कोर्ट है अपील हमारे देश का। इट इज़ द गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स और गार्डियन है ये कॉन्स्टिट्यूशन का। 21 इज़ हु अपॉइंट्स द जजेस ऑफ अ स्टेट हाई कोर्ट। तो देखिए, जो हमारे सेंटर के जजेस रहते हैं, जब उन्हें अपॉइंट किया जाता है तो वो करते हैं प्रेसिडेंट। कंसल्ट किसे करते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। जब हम बात करते हैं स्टेट की, तो स्टेट के अंदर जब हम चीफ जस्टिस को अपॉइंट करते हैं तो वो अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, कंसल्ट करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को और उस स्टेट के गवर्नर को। लेकिन जब हम अदर जजेस को अपॉइंटमेंट की बात आती है तो कंसल्ट किया जाता है चीफ जस्टिस के साथ भी उस स्टेट के। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु होप दैट द ड्रास्टिक पावर कन्फर्ड बाय आर्टिकल 356 वुड रिमेन अ डेड लेटर। तो ये किसने कहा था? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, बी आर अम्बेडकर। इट वॉज द ड्राफ्टिंग कमेटी चेयरमैन, और ये ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे बी आर अम्बेडकर, हु होप दैट द ड्रास्टिक पावर कन्फर्ड बाय आर्टिकल 356 वुड रिमेन अ डेड लेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज द चेयरमैन ऑफ कमेटी ऑन रैशनलाइजेशन ऑफ पंचायत स्टैट। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज वी आर राव। कमेटी ऑन रैशनलाइजेशन ऑफ पंचायत स्टैटिस्टिक्स वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ, किसकी चेयरमैनशिप के अंडर किया गया था? वी आर राव की। कौन सी ईयर में? 1960 के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कमेटी टू रिव्यू द एग्जिस्टिंग एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ। तो ये किसकी चेयरमैनशिप के अंदर किया गया था? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज GVK राव। GVK राव कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी टू रिव्यू द एग्जिस्टिंग एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। ठीक है। और कौन सी ईयर में की गई थी? 1985 में। इन विच ईयर वॉज द अपीलिएट ट्रिब्यूनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी क्रिएटेड। तो ये कौन सी ईयर में क्रिएट किया गया है? तो इसे किया गया है 2003 में। इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी। अपीलिएट ट्रिब्यूनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 2005 टू हेयर अपील्स अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ adjudicating officer or the Central and State Electricity Regulatory Commission under the Electricity Act of the year 2003। तो इसका आंसर होगा 2005। ठीक है। जो एक्ट आया था वो 2003 के अंदर आया था और इसे क्रिएट किया गया है 2005 में। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। Which amendment provided for an authoritative text of the Constitution in Hindi language? Next question is creation of new state or change in name of state needs amendment in which of the following schedules? तो कौन से शेड्यूल के अंदर हमें ये चीज़ें करनी पड़ती हैं, उसका अमेंडमेंट करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमारा ये आज का सेशन ख़त्म होता है। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।